Hello everyone and welcome back to AR Educational Hub. In this video, I am discussing about the chemistry section of 2018 JCCB paper. पिछले वीडियो में मैंने बायोलॉजी सेक्शन को कवर किया था, तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन को कवर करूँगी. होप यू विल लाइक द वीडियो एंड यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस. आपका प्रिपरेशन इससे बूस्ट होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए. इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पेपर किस लेवल का आता है, कितने टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रहेंगे, कौन से इजी गोइंग होंगे, किस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, किस में नहीं. और ऐसे ही और भी टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हो जिससे आप अपना प्रिपरेशन बूस्ट कर पाओ, तो आप AR एजुकेशनल हब का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो. बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको बहुत ही अच्छा प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिलेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो बिना किसी देरी का डिस्कस करते हैं. अगर आपको टेस्ट सीरीज बाय करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर AR एजुकेशनल हब के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके वहाँ से अपडेट ले सकते हैं. ओके, तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना. मैं क्वेश्चंस भी पढ़ूंगी और ऑप्शंस भी पढ़ूंगी. किसी में अगर समझाने लायक होगा तो मैं समझाऊंगी, और अगर किसी में पास करने जैसा होगा कि आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा या फिर जो भी, तो मैं उसको पास कर दूंगी. उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा. ओके, कुछ चैप्टर्स इसमें से डिलीटेड है क्योंकि ये 2018 का पेपर है और अभी 2025 में बहुत सारा सिलेबस डिडक्ट हो चुका है. तो उस डिडक्ट पोर्शन से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसको नहीं करूँगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है. आप स्मार्ट स्टडी करो क्योंकि आपके पास टाइम कम है. तो जितना चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उसको आप कवर करो और अच्छे से क्लियर करो. डिडक्टेड पोर्शन को पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता है, तो उस चीज़ को स्किप करेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन. Question number 51. Okay, the molecule which is having sp2 hybridization. Okay, dsp2. So sorry. ओके, द मॉलिक्यूल विच इज़ हैविंग DSP2 हाइब्रिडाइजेशन. ये क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से, तो जिसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा होगा. तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है. देखो, ऑप्शन भी इतना ईजी है कि आप समझ जाओगे कि देखो, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है और वीक लिगेंड कौन सा होता है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और वीक लिगेंड में आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका पेयरिंग कराते हैं तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है. तो आप इसमें सबसे इजी आप क्योंकि डी पहले है तो आपका इनर पेयर ऑर्बिटल इसमें फॉर्म होगा. तो आप सबसे पहले अंदाज़ा लगा लोगे क्योंकि इसका आंसर ये होगा, और वो ऐसे होगा क्योंकि CN ही सिर्फ इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी सारे वीक फील्ड लिगेंड है. सारे आपके जो हेलोजन होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं. तो सिर्फ आपका CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यही DSP2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा. तो इसका आंसर ये होगा. ये एक आपको 0.5 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर आप ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करे होगे तो. देखो, ये क्वेश्चन को पढ़ने का भी कोई तुक नहीं है. आप थर्मोडाइनमिक्स के लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए, बट स्टेट्स ऑफ मैटर अब हमारे पोर्शन में नहीं है. बट स्टिल मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे कि आपका गैसियस लॉज है, आपका PV इज इक्वल टू NRT. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये आपका कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो आपका इसमें PV कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है. द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है N भी कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स. द गैसेस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम. और P अब कैसे वेरी करेगा, ये कांस्टेंट मान लो K बाई V, तो ये इससे इनवर्सली वेरी कर रहा है. ठीक है, इसमें इनवर्स आपका प्रोपोर्शनल साइन है, इनवर्सली वेरी कर रहा है. तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये मतलब किसने स्टेट किया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा A, बॉयल्स लॉ. यहाँ पे थोड़ा सा ओके, बॉयज लॉ, नो इट्स बॉयल्स लॉ. ठीक है, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ी है, तो बॉयल्स लॉ. ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है आपका कि विच वन अमॉन्ग देम इज एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टेन स्टेट. आपको इतना नहीं पढ़ने का जरूरत है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं बस बता दे रही हूँ कि CF2 होगा इसका आंसर. ओके, 54 नंबर का क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक
ओके, तो ये भी आपका नहीं है क्योंकि आपका सरफेस केमिस्ट्री नहीं है आपके सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन भी नहीं है। देखो ये सारे चैप्टर से ना बहुत क्वेश्चंस बनते थे, जैसे जो आपका सरफेस केमिस्ट्री था, जो आपका पॉलीमर का चैप्टर था, जो स्टेट्स ऑफ मैटर था, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते थे, बट वो चैप्टर हटा दिया गया है, तो अब आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि पॉलीमर हटा दिया गया है, तो आपको पॉलीमर के क्वेश्चन नहीं करने, तो आप ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाओगे इन सारी चीज़ों में। ओके, तो इस ये क्वेश्चन का है कि द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी एसेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश कंपोनेंट। ये एक रिएक्शन है, इसको कैसे एसेलरेट किया जा सकता है। तो 56 का आंसर होगा आपका ए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के इक्वेशंस है और एनसीईआरटी में ही ये वाला पोर्शन है, बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये शायद कैटलिस्ट वाले पोर्शन से है, तो वो अब हट चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीरियोडिक टेबल मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आपका जीओसी, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये बेसिक्स हैं आपके केमिस्ट्री के, तो ये आपको एकदम एट द टिप होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको इस चैप्टर में आप गलती ना करो तो बेटर है, क्योंकि ये सारा चैप्टर्स आपको पूरा केमिस्ट्री का बेस बनाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये 57 नंबर देखते हैं। अभी टोटल कितने एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, तो अभी करेंटली टोटल 118 एलिमेंट है। ओके, उसके बाद है ये क्वेश्चन। हाँ, ऐसे नेम्ड रिएक्शन भी आपका बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल फॉलो करोगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो करोगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें 50 बार वहाँ पे भेजी गई हैं कि, और हर कुछ दिन में भेजी जाती है ताकि बच्चों को रिमाइंडर भी मिलता रहे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे 75 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेंजॉइल क्लोराइड टू बेंजिल्डिहाइड by hydrogenation is the presence of palladium on barium sulfate is BaSO4, palladium and barium sulfate that is BaSO4, PdBaSO4। ये जो आपका रिएजेंट है, ये कौन से नेम रिएक्शन में था, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी। रोजनमंड में ये था कि आपका बेंजॉइल क्लोराइड को वो बेंजिल्डिहाइड में चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। ओके, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, इसका आंसर हो जाएगा रोजनमंड रिएक्शन। ओके, 59 नंबर यूपीएससी नेमिंग। देखो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक तो आपका हाइब्रिडाइजेशन से और एक आपका बॉन्डिंग से, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, आईपीएससी नेमिंग करना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपका ये कंपाउंड है, आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन नेमिंग करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला रूल है कि आप पॉजिटिव दैट इज कैटाइनिक पार्ट को आप पहले नेम करोगे, उसके बाद आप करोगे एनाइनिक पार्ट को। तो इसमें कैटाइनिक पार्ट आपका के है, तो ये वाला आपका कैसे होगा कि पोटेशियम के दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब आप इसको देखोगे तो ये जो आपका बन रहा है, अगर आप तोड़ोगे तो 3K+ बनेगा और आपका बनेगा FeCN6 का होल -3। इससे क्या हो जाएगा, आपका -3 है, ये आपका -6 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका +3 होगा। तो फेरेट आपको यहाँ देखना है कि फेरेट 2 है, लेकिन आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि 59 का 3 होगा, दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। साइनो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एनाइनिक पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में। देखो सब पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस है। अ मेटल डू नॉट डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इसका आंसर है 61 का ए, दैट इज एल्युमिनियम। ठीक है, चूज द रीजन विच यूज टू ट्रांसफर कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में चेंज करने के लिए, तो इसका आंसर आपका 62 का हो जाएगा ए। अब इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, PCl5 PCl3 SOCl2, ये सारा यूज करते हैं हम लोग इस रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड स्टेट अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं करने का ज़रूरत है। इसमें है कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन ना आपका होता है रेडॉक्स वाले चैप्टर से।
इसका सिंपल सा फंडा है कि 64 का पहले आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर ये होगा, देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका पी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सबसे पहले आप ये निकालो। तो 3 प्लस एक्स, ठीक है, 3 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x हो जाएगा आपका +4 एंड -3, -1 +1, ठीक है। आपका यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, ओके। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 6 - 3 दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया +3। यहाँ पे x हो जाएगा आपका 8 - 3 दैट इज 5। तो यहाँ हो गया +5। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 14 - 2। तो ये क्या होगा, तो आपका x क्या हो जाएगा 12, इधर तो 12 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो ये 6 हो गया। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस, मतलब दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो खुद ऑक्सीडेशन होना मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना। तो सबसे ज़्यादा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन बढ़ा पाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम रहेगा। तो वो खुद को बहुत तो खुद को वो ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। इसीलिए इसमें सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर है, इसीलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे पहले अगर ऐसा कोई दोबारा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लेना और ऑक्सीडेशन स्टेट, और आप देखना कि वो रिड्यूस हो रहा है, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है या घटा रहा है अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। तो अगर बढ़ा रहा होगा तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो खुद का बढ़ाएगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। पर अगर वो खुद का ही घटा रहा होगा, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा होगा, तो दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे होगा। तो इसमें रिड्यूसिंग पूछा है तो ये हो जाएगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग पूछता तो ये भी हो सकता था, क्योंकि ये अपने आप को रिड्यूस अच्छे से करेगा, ठीक है। 65 का है SN1 और SN2। आपका इसमें ऑर्डर चेक करना है। तो SN2 का ऑर्डर क्या होता है, ए हो जाएगा। SN1 में आपका देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है एंड देन 1 डिग्री होता है। लेकिन SN2 में क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस वाला चीज़ आ जाता है। तो जो SN3 वाले होते हैं ये ज़्यादा हिंडर्ड हो जाते हैं, मतलब इसमें यहाँ से Cl का निकलना थोड़ा कम पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये नहीं होगा। तो SN2 में उल्टा होता है, इसीलिए ये सीधा सिंपल सा है, इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 65 का ए। देखो उसके बाद ये पूछा है आपका ग्रुप से, ये आपका पी ब्लॉक से क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द ऑल हाइब्रिड्स ऑफ ग्रुप 15 का इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो 60 ये होगा आपका, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 66 का डी। इसमें अब आपको पूछा है कि इसका रेट, अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहे और आपको पूछे कि इसमें क्या रेट होगा, तो 67 का इसमें आप ऐसे लिखोगे कि आपको सबको ऐड करना होता है। तो ½ प्लस 3/2 माइनस 1। तो अगर आप इसको करोगे तो इधर +1 प्लस 3 -2, ऊपर में आपका हो गया 4 -2/2, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये सारा आपका 1 आ गया, तो इससे हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। देखो अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया रहे, आपको सबके पावर को ऐड कर देना है और फिर उससे जो आएगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। ये सब ओके। सो 68 नंबर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये आपका सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर से है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। फिर IUPAC नेम का एक और क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपको जैसे आपका पीरियोडिक टेबल मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देख चुके हो कि कितना क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। 19 क्वेश्चन में ही कुछ क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के ही हो गए हैं, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 to 4 का। तो 100 से अबव के जितने आपका एटॉमिक नंबर जितने का है, उन सब का आपका दिया हुआ है कि आपको नेमिंग कैसे करना है। तो 1 to 4, तो 1 को वो करता है दैट इज अन, 1 के लिए अन यूज़ होता है, 0 के लिए आपका नील यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद 2 के लिए बाई, ट्राई, इस टाइप का यूज़ होता है, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस टाइप का यूज़ होता है। 1 to 9 के लिए और 0 के लिए नील होता है, ओके। ये आपका NCERT में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो 1 के लिए अन हो जाएगा, अन सारे ऑप्शंस में है अन। 2 के लिए बाय हो जाएगा, बाय हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हट गया और आपका अन, बाय, बाय,
ये हो गया। फिर 4 का क्वाड होता है, ठीक है, तो अन बाय कोडियम, ये ऐसे हो जाएगा। और सबका पहला वाला जो लेटर होता है वही सबका सिंबल भी होता है, तो UBQ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 69 का डी। ओके 70। ओके तो 70, नेम द कंपाउंड विच इज द कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड एंड हैज अ पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये है आपका DNF ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक वाले सेक्शन से। पी ब्लॉक में सबसे लास्ट में जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये सब जब है वहीं पे ये सारा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A70 का A, दैट इज XeO3, ठीक है। IUPAC नेमिंग फिर से पूछ लिया। देखो IUPAC नेमिंग कहाँ कहाँ है आपका, पीरियोडिक टेबल में, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आपका GOC वाले पोर्शन में, आपका नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन है उसमें है। तो ओ क्लोरोटोलिन, ठीक है। ये ओ क्लोरोटोलिन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। क्या है, ऑर्थोटोलिन का तो सबसे पहले आपको पता है कि ऐसा होता है। और ऑर्थो में तो इसके कंपेयर में ऑर्थो पोजीशन ये है, इधर भी है तो आप दोनों साइड, इधर भी है और ये भी है तो आप दोनों साइड में जिधर लगाना चाहो। तो ये ऑर्थोक्लोरोटोलिन हो गया। तो इसका ये कॉमन नेम आपका दिया हुआ है, आपको इसमें नेमिंग करना है। तो बेसिकली आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, तो इसका नेमिंग करने का सबसे पहला तरीका है कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आप यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो पहले नंबर पे आपका क्लोरो आ जाएगा, तो 1 क्लोरो, ठीक है। 1 क्लोरो एक ही ऑप्शन है। देखो इसमें आपको उलझाया ही बस ये था कि आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, बस ये चेक करना था कि आपका CH3 से करना है या फिर Cl से करना है, बट आप Cl से करोगे, ठीक है। हेलोजन पहले आपको नेम करना होता है, ये सारे जो होते हैं वो सब्सटीट्यूट होते हैं। आपका हेलोजन इसमें मेन कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो हेलोजन से स्टार्ट करोगे, तो 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका थर्मोडाइनमिक्स में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही ये इक्वेशन उसी से दिया गया है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, दैट इज जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो सम है आपका हीट प्लस वर्क डाउन। इंटरनल एनर्जी जो है आपका सम है हीट प्लस वर्क डाउन, ओके, वर्क डन, सॉरी। अब है 73, ओके। तो 73 का क्वेश्चन ये आपको शायद नहीं पढ़ना है, हाँ ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपका उसमें से है, मेटलर्जी वाले पोर्शन से है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ओके। एंजाइम प्रेजेंट इन द कर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिली, ओके। ये तो बायो में भी पढ़ा होगा आपने। उसके बाद इसमें पूछा है कि प्रिपरेशन अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अब हम लोगों को जो PS और ब्लॉक तो हट ही गया है, आपका जो P ब्लॉक है उसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स को नहीं पढ़ना है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। जैसे NO2 माइनस इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ लिगेंड, किस टाइप का लिगेंड है ये, ठीक है। किस टाइप का मतलब मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड। तो ये एम्बीडेंटेड है क्योंकि ये N से भी लिंक करता है और ये O से भी लिंक करता है, इसलिए ये एम्बीडेंटेड है। और एम्बीडेंटेड का एग्जाम्पल है HCl, वो भी इसका बहुत सही एग्जाम्पल है, एक और आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 77 नंबर पे आते हैं, What is the करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का आपको पता ही है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि माइनस, सबसे ज़्यादा -3 साइन, मतलब नेगेटिव चार्ज जिसमें रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपको चेक करना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है, उसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका आयनिक रेडियस सबसे कम होगा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है, तो O2 माइनस में सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा तो इसी का होगा। तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो गया, क्योंकि हम लोगों को आयनिक रेडियस बताना है, तो सबसे ज़्यादा तो उसका होगा, तो इसमें सबसे कम है, तो ये गलत है। और सबसे कम होगा आपका Mg+2 में, तो Mg+2 में सबसे ज़्यादा नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि O2 2 नेगेटिव चार्ज है, फिर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आपको नेगेटिव में आना है, जैसे 2 -2 -1 ऐसे आना है, और इसमें +1 से +2 ऐसे बढ़ना है, इस टाइप का। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो 77 का हो जाएगा 1, ओके। 78, इसमें आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो ऑब्वियसली आपका इसमें H2O और H+ है, तो आपको सबसे पहले इसमें ये करना है कि आपका सबसे पहले ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, एक सेकेंड,
यहाँ पे आपका नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। आपको यहाँ पे OH ऐड करना है। देखो इसमें रीअरेंजमेंट करते हैं बट जहाँ होता है वहाँ पे करते हैं। तो ये आपका प्लेन 1 डिग्री है आपका, तो इसमें कोई आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो इसका क्लियर सा आंसर हो जाएगा कि वहीं पे आपको OH को, उसके बाद फिर आपको H में यहाँ तो आपका H ऐसे आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका OH जुड़ेगा तो C नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का C। 79, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इतना है, तो पीएच क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला के साथ आप निकाल लेना। मैं यहाँ कैलकुलेट तो नहीं करूँगी बट ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से है, तो आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी इसका बहुत सिंपल सा है, आप वहाँ से लॉग वगैरह से आपका इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ गया पीरियोडिक टेबल। आपको समझ में आ रहा होगा इसी एक ही पेपर में पीरियोडिक टेबल से कितने क्वेश्चन है। अभी 30 ही क्वेश्चन कवर हुए हैं, फिर भी पीरियोडिक टेबल से इतने क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस किसका होगा। ये ग्रुप है आपका ग्रुप 16 में। तो ग्रुप 16 में ऑब्वियस सी बात है कि यही होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर हम बढ़ते हैं तो साइज आपका बढ़ता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा तो यही होगा, वो होगा इसका आंसर। 81, न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड का 2-3 एग्जाम्पल ही होता है, तो आप इसको रट लेना। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड का 2-3 एग्जाम्पल है, बाकी सारे आयनिक कैटाइनिक ऑक्साइड होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड का आपका 2-3 एग्जाम्पल है, तो आप उसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा सी। CO, NO और NO2 आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो आप इसको याद कर लेना, NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, 81 का सी। एंटी डिप्रेसेंट ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये सब हट चुका है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। कैटलिस्ट वाला पोर्शन भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, ओके, तो ये है आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ये आपका इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है और इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा B नंबर, क्योंकि पिरामिडल है, sp3 हो जाएगा। ठीक है, phosphorus trichloride has a pyramidal structure and which phosphorus is sp3 hybridization। ठीक है, 84 का B हो जाएगा, पिरामिडल sp3। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको अब करना है ये वाला क्वेश्चन भी, नहीं करना है, क्योंकि ये आपका वही सरफेस केमिस्ट्री से है, तो वो आपको नहीं करना है। फिर देखो इसमें क्वेश्चन है, ये आपका है D ब्लॉक से, कि नेम द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सोन बाय द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल। फर्स्ट रो वाला वही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाला आपका रो का बात कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +5। ओके, मैग्नीज का। ठीक है, अब इसमें आपको करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज HX होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसी में आपका HF, HCl, HBr ये सारे चीज़ आ जाएंगे। तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे टुवर्ड्स इसके टुवर्ड्स कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा C। 3 डिग्री जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है, मतलब आपको यूनिट्स बताना है कि रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। मतलब रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए या फिर जीरो ऑर्डर के लिए। तो आपका 88 का आंसर हो जाएगा आपका C। देखो फर्स्ट ऑर्डर का सीधा साधा है कि सेकेंड्स पर सेकेंड होता है। उसके बाद आपको ना देखो इसमें क्या होता है ना कि उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, सेकेंड ऑर्डर का है मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, फिर है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, या फिर आप फॉर्मूला से भी पता कर सकते हो, अगर आप लिख लोगे तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 88 का ये हो जाएगा। उसके बाद है कि इस रिएक्शन में आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट 89 का। तो 89 का इसमें है कि CO और 2H2, और अगर इसके प्रेजेंस में करेंगे तो क्या इसका आंसर बनेगा। तो 89 का इसमें आंसर बनेगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल बनेगा इसका आंसर। ओके, उसके बाद है 90।
जीरो डाइपोल मोमेंट। अब आपको इसमें बताना है कि किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट निकालने आपको आना चाहिए। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह होता है, ये आपका है। तो HCl में तो डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, क्योंकि HCl में आपका ऐसा बनेगा, तो इसमें तो होगा ही। NH3, अगर NH3 का आप बनाना चाहो तो H ऐसे, वेट, HCl तो आप समझ गए, NH3 का मैं बताती हूँ। NH3 का क्या होता है कि यहाँ पे आपका लोन पेयर होता है NH3 में, और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो इधर फिर ये ऐसा इसका डायरेक्शन होगा और इधर ऐसा ही होता है। तो ओवरऑल इसका ऊपर तरफ होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें भी ये तो जीरो तो होगा नहीं। H2 में डाइपोल मोमेंट, उसके बाद वाटर में भी डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि आपका H आपका इस टाइप का बनता है और ऐसा बनता है, तो मोर और लेस ये इसका डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा। H2 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये होमो कंपाउंड्स के लिए नहीं होता है। मतलब अगर सेम सेम है तो फिर कैसे हो सकता है। आपका जब तक हेट्रो एटॉमिक ना हो तब तक डाइपोल मोमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि हेट्रो एटॉमिक होगा तभी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा और उसी की वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। और होमो एटॉमिक अगर कंपाउंड रहेगा तो उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा EN जीरो होगा, तो उसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो जीरो डाइपोल मोमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा H2, ठीक है। मैं समझा रही हूँ तो मैं टाइम ले रही हूँ, बट ये सब क्वेश्चंस हैं वो एक बार में क्लिक होते हैं दिमाग में और तुरंत बनते हैं। फिर आपको ये नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका पॉलीमर का है, इसको आप स्किप कर सकते हो। देखो मैं अगर चाहती तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को नहीं कराती, क्योंकि ये पुराने पेपर्स हैं, सिलेबस डिडक्ट होने के बाद है। लेकिन आपको इन सब क्वेश्चन से भी अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि जो इन सारे चैप्टर्स में जो आपके काम का है वैसा क्वेश्चन तो इस बार भी पूछेगा। जो डिलीट हुआ है उसको नहीं पूछेगा, बट बाकी चीज़ें तो पूछी जाएंगी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को भी कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि A से B अगर कोई कन्वर्जन हो रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से, तो फिर इसको तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसमें सिर्फ आंसर आपको बता देती हूँ कि 92 का आंसर हो जाएगा A नंबर, ओके। उसके बाद है कि इसमें आपको रेट कांस्टेंट आपको बताना है, तो ये आपको कैसे बताओगे। देखो तो केसीज तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट और उसका जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपके पावर में लग जाएगा। तो इसमें HI अगर ऊपर आ जाएगा तो इसके बाद इसका पावर ऊपर लग जाएगा। उसके बाद फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ओ सो सॉरी, रिवर्स रिएक्शन के लिए पूछा है, ठीक है। तो 93 का रिवर्स रिएक्शन के लिए पूछा है, तो हम इधर से देखेंगे तो प्रोडक्ट ये दोनों बनेगा, वेट, प्रोडक्ट बनेगा ये दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा H2। आपको ये नहीं देखना है, अगर इधर कुछ रहा तो आपको उसको पावर में लिखना होता है, और फिर ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो यहाँ पे I2 डिवाइडेड बाई HI का पावर 2, ओके। तो ये ऑप्शन आपका मैच करेगा आपका इससे। देखो दैट्स द ट्रिकी वन, ठीक है। देखो आप इसमें समझो कैसे, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ KC डैश है और KC है। तो इसमें क्या किया है ना कि आप KC लिखा है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और जो आया है उसका उल्टा आया है आपका बैकवर्ड रिएक्शन में, इसीलिए डैश कर दिया है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था जिसकी वजह से ये आंसर हो जाएगा और ये नहीं होगा। आपको इसीलिए ध्यान से देखना होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जो KC आता है उसको KC डिनोट करते हैं, और फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए पूछा है तो KC डैश हो गया, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको नहीं पढ़ना है, फ्रैंकल और डिफेक्ट ये सब, ये आपका सॉलिड स्टेट से है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका ये तो आपको पढ़ना ही है, ऑर्गेनिक मैथ से ऐसा कुछ रिमूव तो हुआ नहीं है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसमें है कि ये तो आपका एनिलीन वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद इसमें हीट दिया है, तो आपका A प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है ना कि 95 का इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये D बनेगा, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 38 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन, आपको इतने ग्राम ऑफ टेट्राक्लोराइड, क्योंकि देखो अगर रुको मैं कैलकुलेशन के लिए 1 सेकेंड आप बस रुक जाओ। देखो इसमें क्या बोला है ना कि जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। अगर C6H6 ये आपका बेंजीन और आपका CCl4 इसका मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको परसेंटेज निकालना है। तो टोटल आप इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो इसका अगर आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 6, आपका
आपका इसका आ जाना चाहिए 100। वेट वेट, इसमें आपको ना मॉलिक्यूलर वेट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। 38 ग्राम आपका बेंजीन को डिज़ोल्व किया है, आपका 122 ग्राम ऑफ टेट्राक्लोराइड। तो आप सबसे पहले टोटल मिक्सचर का क्या हो जाएगा आपका, ये आप इसको ऐड कर लो। आप इसको अगर ऐड करोगे तो आपका इसमें कितना आ जाएगा, 0, 8, 6 और 160, आई थिंक 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 160, 38, 3, 5, 2, हाँ 160, ठीक है। टोटल इतना। अब आप इसमें पूछा है कि परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि टोटल आप बेंजीन कितना दिया हुआ है, तो टोटल जितना मास आपका बेंजीन का है डिवाइडेड बाई टोटल जितना है आपका मिक्सचर का इनटू 100, तो परसेंटेज तो इससे ऐसे ही निकल जाएगा। और अगर आपका CCl4 का पूछा रहता तो 122 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, ठीक है। पूछा आई थिंक दोनों का पूछा है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके ले आना, इसका आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसमें सिर्फ आंसर बता देती हूँ किसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपका 96 का आंसर ए हो जाएगा। एक सेकेंड के लिए मैं क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ, वेट। मैं इतना कैलकुलेट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए 122 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 जी। तो हाँ, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मोर और लेस आपका इतना ही आएगा। एग्जाम में आप अप्रॉक्स में आंसर लिखना, ठीक है, तो बन जाएगा आपका। उसके बाद इसमें है कि हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें से किसका होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है आपका इसका, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर, मैं ऐसे एक लाइन में तो इसको नहीं समझा पाऊंगी, तो लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये, ओके। उसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपका रिमूव्ड चैप्टर से है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें है आपका ए और बी, आपको इसमें बताना है। तो ये भी आपका रिएक्शन है, ये आपका एमीन वाले चैप्टर में है। तो क्योंकि इसमें देखो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, तो ए क्या होगा, तो ए आपका हो जाएगा, देखो इसमें आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ा होगा आपने। इसमें NaNO2 डालेंगे पहले, तो ये बनेगा। उसके बाद फिर उसमें हम HX और CuX2 डालेंगे, तो फिर ये बन जाएगा। ये आंसर आपका उधर है, गटरमैन कोच या एनऑल जो भी है, मुझे क्लियरली याद तो नहीं आ रहा है, बट स्टिल ये वहीं से है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 99 का ए। 100 मोनोमर पॉलीमर तो आपको नहीं पढ़ना, तो ये हटा दो आप। तो ये था आपका 2018 का केमिस्ट्री वाला पोर्शन। फिजिक्स वाला पोर्शन मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे इसका PPT बनाना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसको पढ़ो, ये आपका हेल्पफुल होगा। और आप टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहते हो और ऐसा मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मॉक पेपर भी दे सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी नोट्स वगैरह निमोनिक सब कुछ मिलेगा। तो आप वो चैनल वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारा टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। सारे क्वेश्चंस खुद से क्रिएट किए गए हैं, तो सारे बहुत इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और ठीक है, फिर आप इसको पढ़ो। आपको जो नहीं समझ में आएगा आप उसमें मेरे को कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी, या फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा चैनल की ओर से, ओके। तो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, ओके, देन बाय।